केवल बौद्धिक यात्रा के ही सहयोगी नहीं, आपका उनके जीवन यात्रा में भी बहुत बड़ा एक तरीके से सहभाग रहा है। धर्मपाल जी की पुत्री जो गीता धर्मपाल जी ओजी नाम से जानी जाती हैं, उनको आपने भारतीयता और संस्कार का पाठ पढ़ाया है। इतना ही नहीं, हम कई अकादमिक अभियानों में धर्मपाल जी के लेखन दार्शनिक पक्षों पर सहयोग भी करते थे, ऐसा कई उल्लेख प्राप्त होते हैं। तो धर्मपाल जी के साथ जीने वाले, उनकी बौद्धिक सहयात्रा में शामिल होने वाले, अपनी मेधा से उन पर असर डालने वाले प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी सौभाग्य से हमारे सभा में उपस्थित हैं, व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हैं। इसलिए हम आपका बहुत ही स्वागत करते हैं। और प्रोफेसर कमलेश त्रिपाठी, क्या कहा जाए, आप संपूर्ण एक संवाद हैं, सारी वाद प्रतिवाद का समाहार है। आपका वक्तृत्व कौशल अपने आप में एक उत्सव जैसा होता है। इसलिए बिना किसी परिचय के मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप लोगों के बीच से हटने के पूर्व मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती अनुराधा जोशी जी को कि आप आए और अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। हम लोग बहुत विलंब से चल रहे हैं, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए व्याख्यान की प्रस्तुति होगी। सभा के मध्य भारत के प्रख्यात विचारक चिंतक गोविंदाचार्य जी उपस्थित हैं, उनका व्याख्यान होने वाला है। भज गोविंदम हम करने वाले हैं अंतिम सत्र में, इसलिए भज गोविंदम के पूर्व मैं हटता हूँ। आप सभी सम्मानित, मेरा नमस्कार। समय की सीमा का मैं पूरा ध्यान रखूंगी। मेरा यहाँ होने का मतलब धर्मपाल जी के साथ कुछ साल, काफ़ी साल बिताने के कारण है और मैं धर्मपाल जी को भी इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। नहीं तो मेरा यहाँ पर बैठ के, यहाँ खड़े होकर बात करने में का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। धर्मपाल जी जैसा आप जानते या सुना होगा, मसूरी में पवन जी और मेरे साथ हम लोग के घर में गर्मियों के समय काफ़ी आते रहे और उनके साथ एक अनोखा स्नेह से भरा इतना आत्मीय रिश्ता बन गया कि मैं शायद उसकी बात करूं, क्योंकि तो जो उनकी दर्शन दृष्टि, इतिहास की जो उनकी दृष्टि थी, सभ्यता की बातें, ये तो बहुत कुछ हो भी चुकी हैं और मुझसे कहीं ज़्यादा गुणीजन इस पर बात रखेंगे और कह चुके हैं। लेकिन एक पक्ष जो शायद आप लोगों को ना मालूम हो, इसलिए मुझे लगता है उसको उजागर करना ही मेरा ये सौभाग्य है। मसूरी में उनकी जब वो आते थे तो उनकी जो ये दृष्टि की बात है वो एक ये बड़े रूप में पूरे दुनिया में फैलेगी, ये मुझे मालूम है। लेकिन जिस तरह से माइक्रो लेवल, बहुत छोटे रूप में वो परस्पर रिश्तों को कैसे उसमें वो बदल लेते थे, उस दृष्टि के कारण वो इतना ध्यान से अवलोकन करते थे चीज़ों का, लोगों का, और उस दृष्टि और फिर दूसरे को बहुत सम्मान देते थे। वो कितना भी छोटा से मेरा मतलब है कि क्या कहें, वो इतने विद्वान थे या इतने सब उनका इतना मान करते थे, लेकिन जब वो मुझसे बात करते थे तो पूरी तरह उतना ही सम्मान वो देते थे मुझे भी। और मुझे लगता था, और वो कुछ ऐसी चीज़ निकाल देते थे, कुछ ऐसे उसके परिणाम होते थे जिसको कहते हैं, जो वो मुझसे बात करते थे उसका इम्पैक्ट, उसका जो परिणाम था वो बहुत दूर दराज तक मेरे जीवन में रहा है और आज भी बना है। जैसे उनका ये हम लोग मैं बिल्कुल घरेलू रूप से वो मैंने कहा वो बातें बहुत व्यक्तिगत और घरेलू किस्म की हैं। मैं सवेरे उठ जाते थे
और रसोई में आके अपनी चाय बनाते थे बहुत ही करीने से। और उस समय मैं अपने ये 2 छोटे बच्चे थे, उनका मैं नाश्ता तैयार करके किचन में मैं भी काम करती थी। उस समय हमारा कम से कम 1 या 1.5 घंटे का संवाद होता था। उस संवाद से जो बातें मेरे पूरे जीवन भर मुझे अभी तक याद हैं और उसका जो परिणाम हुआ वो काफ़ी दूरगामी रहा। उनको रात को नींद नहीं आती थी, मतलब उनको रात को बहुत इंसोम्निया कहें, वो बहुत देर से सोने में उनको दिक्कत होती। तो वो पूछते थे कि अच्छा, उनको पता था कि मुझे कहानी की किताबों का पढ़ने का शौक है। तो वो उसी बात को अब मैं ध्यान इसलिए दिलवा रही हूँ कि वो मुझसे कोई बहुत बड़ी देश की या अपनी पीड़ाओं की बात नहीं करते थे कि ये देश में क्या हो गया है या ऐसे लोग क्यों हो गए, जो अक्सर वो पवन जी और हमारे यहाँ जो युवा आते थे उनसे कहते थे। वो मुझसे पूछते थे अच्छा तुमको कौन सी किताब, मैं रात के लिए मुझे कोई कहानी की किताबें दो, और वो 7 या 8 किताबें लेकर जाते थे कमरे में और सुबह तक वो पढ़ लेते थे उसको। फिर सवेरे जब मैं नाश्ता बना रही थी और वो अपनी चाय बना के पीते थे धीरे धीरे, उस समय हमारा जो संवाद होता था उसमें उन किताबों की वो अच्छी तरह से धज्जियाँ उड़ाते थे। और मैं बहुत सहज रूप से, जैसे एक पारिवारिक रिश्ता होता है, मैं कभी कभी उनसे नाराज भी हो जाती थी। मेरे जो सबसे अच्छी, पहले तो मैं नारीवादी उस समय ये कहानियाँ थी, चाहे नाम नहीं लूँगी, बहुत सारी हमारी मित्र मतलब महिला लेखकों की कहानियाँ देती थी, तो वो उनको पढ़ के कहते थे, जो मेरी प्रिय लेखिकाएं थी उनके लिए कहेंगे, ये क्यों महिलाएं इतना रोना पीटना क्यों मचाती, आप क्यों इनको ऐसी किताबें पढ़ के, आपको क्या लगता है इससे आपको कोई शक्ति का अंदर कोई सशक्तिकरण होता है या आप और कमजोर होती, या रोने पीटने से आपको क्या मिलता है। तो ये बार बार और फिर मैं उनसे झगड़ती भी, ये भी कह दूँ कि मैं कहूँगी आपने तो मेरी सारी जो जिनको मैं अच्छा मानती थी उनकी तो ऐसी की तैसी कर दी, और फिर काफ़ी मैं उनसे 2-3 दिन बात भी नहीं करती थी। फिर आखिर में सोचने को वो बाध्य करते थे, एक उन्होंने कह दिया बस, उसके बाद वो हंसते थे, तो ऐसा भी नहीं कि बड़ा कोई झगड़ा कर रहे हैं या जोर से बोल रहे हैं, वो ऐसे ही कहते थे। फिर एक बार उन्होंने, फिर मैंने प्रेमचंद, शरद, वो जो भी था घर में उनको देती थी, उनके लिए भी उन्होंने कहा, ये नहीं कि उन्हीं महिला लेखकों की उन्होंने चीरफाड़ की। एक दिन ये भी कहा कि प्रेमचंद भी बहुत ही ज्यादा रोने पीटने वाले हैं, आप जरा देख। अब मैं काफी मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं आप, प्रेमचंद को तो सब लोग इतना मानते हैं। नहीं, आप देखिए ना, शरद चंद्र और उसमें फर्क ये है, वो रोने पीटने वाले हैं, और जो शरद चंद्र के जो उनके कैरेक्टर हैं किताबों के, वो देखिए ना कैसे हैं, जैसे महिला मजबूत महिला, फिर उन्होंने मजबूत महिला और उस तरफ कुछ इशारा किया, ऐसे कोई बड़ी जबरदस्त ढंग से नहीं किया, हल्के से उधर को इशारा किया। और मुझे सोचने को फिर मैं बाध्य हुई, मुझे उन्होंने एक तरह से चुनौती दी इस बात को सोचने की कि वाकई में हम लोग अपनी पीड़ा को व्यक्त करने का अधिकार सबको है, लेकिन उससे कमजोर बने हैं या मजबूत बने हैं। अब आप सोचिए, ये छोटी सी बातों से, ये पहले तो उन्होंने ये जाना, धर्मपाल जी ने, उन्होंने पहचान लिया कि मैं कहानी की किताबें पढ़ती हूँ, उसके द्वारा उन्होंने मुझे इतने हल्के ढंग से उधर इशारा किया। और उसके बाद मैं सोचते सोचते मैंने कहा सचमुच में ये बात तो बड़ी अद्भुत बात कही है उन्होंने। फिर मुझे लगा वो जो महिला अपने शरदचंद्र की जो वो थे पात्र थे, उनके द्वारा उन्होंने कहा महिलाओं में कई चीजें ऐसी हैं। फिर उन्होंने हम लोगों की बातें होने लगी नारीवाद पर और इस पर और उसको। उन्होंने कहा देखिए, आपने कभी देखा है वो कौन से वो त्योहार हैं, क्योंकि हम लोग सिद्ध में काम करते थे, महिलाओं के बीच में काम करती थी, और कुछ अपने बारे में गलत फहमियाँ, खुश फहमियाँ कुछ भी कह दें, वैसी भी थी कि मैं मतलब महिलाओं की पीड़ाओं को मैं जानती हूँ, इस किस्म की बात।
तो उन्होंने कहा वो देखिए आप, वो कौन सी त्योहार है, तीज का त्योहार, मतलब उन्होंने मुझसे ही ढूंढवाया कि वो कौन कौन से त्योहार हैं हमारे देश में जहां महिलाओं का ही ज़्यादा योगदान है। और जैसे मैं देखती गई तो मुझे लगा अरे बहुत सारे हैं, राखी है और ये है, और जिसमें महिलाएं तो आगे आती हैं। महिला असल में हर ही त्योहार और हर रस्म में हर में होती हैं, लेकिन उनको शायद ये किसी तरह से, जिसको कहते हैं ना, कैसे खड़े होंगे हम लोग, कैसे ये रोने पीटने वाली आदत से निकल जाएंगे, इसका कुछ एक अंदर, क्या कहूँ, अंदर कोई एक शक्ति थी उनके अंदर ये पहचानने की कि इसको शायद इसकी ज़रूरत है। और वो जब वो संवाद मेरे साथ करते थे तो धीरे धीरे उन्होंने वो जो साधारण आदमी, जो उनकी बात बार बार जिस पर लौटती थी कि उनको ये लगा था, अब मैं थोड़ा सा हट रही हूँ अपनी मूल बात से, वो ये कि मैं आपको अपने और धर्मपाल जी के बीच जो संवाद हुआ उसको ही शेयर करना चाह रही थी। लेकिन मैं अभी ये कहना चाह रही थी कि उनका वो जो एक कंसर्न, एक तरह की चिंता हमेशा रहती थी कि ये आज़ादी के बाद ये जो वेस्टर्न ऑर्बिट वाली बात है कि हम लोग उस वेस्ट के चारों ओर ही हम घूमते जा रहे हैं। तो ये शायद उनको लगा कि ये जो पढ़े लिखे भी और वो जो बहुत ज़्यादा जो अंग्रेजी परस्त कहें या उस तरह के एलीट किस्म के लोग हैं, वो लोग तो उनसे बात करना शायद मुश्किल, मतलब उनको लगा उससे ज़्यादा बेहतर है एक साधारण आदमी, एक गांव के आदमी, मतलब ऐसा मुझे लगा कि उनको उन संवादों को सुनना ज़्यादा अच्छा लगता था जो मेरी मतलब गांव की औरतों के साथ मेरे होते थे। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि ऐसा कुछ सौभाग्य हुआ कि एक धर्मपाल जी घर में रहते थे और गांव की, जहाँ हम सिंध में मतलब एक इलाका है, एक जौनपुर जनपद है जो टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ हम लोग काम करते थे। तो वहाँ की जो औरतें थी वो काफ़ी वो शिक्षा मतलब जिसको कहते हैं हम, ये जो मेन स्ट्रीम शिक्षा है, वो स्कूल वूल तो छोड़ ही दीजिए, लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। निरक्षर जो महिलाएं थी, उनसे धर्मपाल जी की वजह से या उनके बात करने की वजह से मुझे उनकी बातें सुनने का अवसर भी मिला और वो कई बार मेरे घर भी आती थी और हम लोगों का एक बहुत, जैसे महिलाओं में हो जाता है, बहुत जल्दी एक सामित, एक सहेली नुमा एक रिश्ता बन गया था। और इनमें से एक थी पुलमो देवी, जो मेरी, मतलब मैं क्या कहूँ, तो मैं वो जो बात करती थी हमेशा, उससे सिर्फ मुझे ही नहीं और हमारी पूरी संस्था को, क्योंकि पवन जी और हमारे यहाँ जो युवा लोग थे सभी, उन्होंने भी बड़े ध्यान से सुना और उसी बातों को आगे ले गए। तो मुझे ये पूरा मालूम है कि इनडायरेक्टली हर चीज़ इनडायरेक्टली ही होती थी धर्मपाल जी की तरफ से। इनडायरेक्टली उन्होंने हमारी संस्था को एक पूरा ऐसा एक नया मोड़ दिया जिसमें मैं सोचती हूँ कि उन आवाज़ों को, उन लोगों की आवाज़ों को हमने एक स्थान दिया जो अमूमन नहीं सुनी जाती। मैं सुनी नहीं जाती, एक तो महिला, फिर वो बिल्कुल ही पढ़ी लिखी या वो नहीं है, लेकिन उसने, पुलमो देवी ने जो बातें कही उसको गंभीरता से लेने का, सम्मान से सुनने का, गंभीरता से लेने का और इतना आत्मविश्वास से अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करने का, बताने का, ये तो आत्मविश्वास मुझे धर्मपाल जी की वजह से ही मिला। और उससे सिद्ध को एक नया मोड़ मिला, शिक्षा की एक काफ़ी गहरी पकड़ हमको समझ में आई कि ये है क्या। जब पुलमो देवी ये कहती थी कि ये गांव का पढ़ा लिखा, एक दिन वो घर आई, तो लंबी बात है, छोटे में कहूँगी कि उसका कहना कि गांव का पढ़ा लिखा शहर में फिट होता है, शहर का पढ़ा लिखा विदेश में फिट होता है, तो हमारे देश और गांव का क्या होगा। उसने अपनी भाषा में बोला, हिंदी में इन शब्दों में नहीं बोला, वो वही डायलेक्ट जो जौनपुर का है उसकी बोली में बोला। या वो कहती थी कि ये बताएं कि हमारा जो पढ़ा लिखा
हमारे गांव का लड़का जो यहाँ साधारण ढंग से जो बहुत अच्छी तरह रह रहा है, वो जैसे ही मसूरी एक थोड़ा सा शहर जैसा है, छोटा मतलब टूरिस्ट टाउन, तो उसमें जाकर वो चोर उचक्का कैसे बन जाता है। तो उसका ये भी कहना था कि ये इसलिए शायद कि आपके यहाँ दिखाई देने वाली इतनी चीजें होती हैं कि वो लालच में पड़ता है। और इसी तरह से कभी वो कहे कि नौकरी की जड़ पत्थर पर ध्यान, ये कहना बहुत सारी बातें हैं, लेकिन धर्मपाल जी ने इन छोटी छोटी बातों को इतनी गंभीरता से, इतने सम्मान से सुना भी और उसको इस तरह से बढ़ावा दिया कि ये बातें बहुत बढ़िया हैं, इनको आप आगे बढ़ाइए, जैसा वो कहते थे, अच्छा कुछ करिए, आगे ले जाइए, इसको लिखिए। और उसी के चलते बहुत सारे लेख मैंने उस समय औरतों से क्या सीखा और मेरी भी दृष्टि बदल गई। वो रोना पीटना नारीवादी, वो जो सोच, मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये खाली कह रही हूँ कि वो रोने पीटने वाली बातों को छोड़ के महिलाओं की, जो हमारे गांव की महिलाओं की जो मजबूती है, उसकी ओर देखने की ओर ध्यान दिलवाया। और मेरी माँ, उसी समय मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, 75 साल की वो थी, घर में रह रही थी। धर्मपाल जी ने देखा वो खाना बनाते, उनसे कहा आप अपने खाने के बारे में कुछ लिखिए, तो क्षेत्रीय कुमाऊनी भोजन की किताब निकल गई, छोटी छोटी उनका मन था, छोटी छोटी स्थानीय किताबें हर प्रांत से निकले। फिर उन्होंने तीज त्योहार लिखे और वो इतनी खुश हुई कि मैं वो लेखिका बन गई, मतलब उस इतनी बड़ी उम्र में, जबकि कभी सोचा भी नहीं था लिख सकती। तो इस तरह के वो, मैं कहना ये चाह रही हूँ, साधारण आदमियों से कई तरह के काम वो करवा सकते थे। और आप जैसे अभी उदयन जी ने एक बात कही थी कि जो विद्वान होते हैं वो अपने को नहीं, अपने से दिखाते हैं, यानी एक छेद करके उससे, उसके थ्रू, उसमें से कुछ दिखाते हैं। तो धर्मपाल जी के संबंध में मैं इतना ही कहूँगी, एक ये पक्ष रखा है जो नितांत व्यक्तिगत है, नितांत क्या कहूँ, बहुत साधारण है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो वो सबके सामने लाना चाहते थे कि अभी भी बहुत कुछ बचा है हमारे यहाँ और उसको बस दिखाने भर की देर। धन्यवाद। धर्मपाल जी यदि अनुभव है तो आप जैसे अनुभूति का हम कुछ श्रद्धापूर्वक सम्मान करना चाहेंगे। उस सम्मान के लिए आयोजकों की तरफ से पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र प्रदान करने के लिए मैं मालिका जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आएं और मैडम को सम्मानित करें। प्रोफेसर रामेश्वर पंकज जी का वक्तव्य होने वाला है। बहुत कम समय में बहुत महत्वपूर्ण बातें करने के लिए आपसे दस्त है। इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई थी, धर्मपाल जी के कहने पर आपने मात्र 3 दिन में ही आज की अपेक्षाएं नामक पुस्तिका प्रकाशित की, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, हिंद स्वराज जैसे उसकी तुलना की गई थी। मैं इसी क्रम में अपने गुरुजन बिंद का भी सम्मान करने के लिए भारत विधान केंद्र के शताब्दी पीठ प्रोफेसर राकेश उपाध्याय जी को बुलाना चाहूंगा कि वो पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्रम प्रदान कर आज के अध्यक्ष और हमारे प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी का सम्मान कर क्षमा चाहूंगा। गुरु जी का आदेश हो गया है कि पहला सम्मान हम रामेश्वर मिश्र पंकज जी का करेंगे और इसलिए हम अपनी बात को वापस लेते हुए क्षमा चाहेंगे। एक छोटा सा हमारा स्मृति भेंट है। अब उपाध्याय गुरु जी से ही मेरा आग्रह है कि गुरु जी का सम्मान बाकी है। आप गुरु जी को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्रम प्रदान कर हमारी श्रद्धा की परिपूर्ति करें। ज्ञान के सुगंध को हम प्राप्त करने की कृतज्ञता में हम एक छोटा सा सुगंध का भेंट आपको कर रहे हैं। गुरु जी, ये हमारी श्रद्धा है और कुछ नहीं, इसको अन्यथा न लिया जाए। अब मैं बहुत ही श्रद्धापूर्वक प्रोफेसर रामेश्वर पंकज जी को आमंत्रित करता हूँ व्याख्यान के लिए।